स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बात करेंगे देश में होने वाले विधानसभा चुनावों की। सबसे पहले बात कर लेंगे महाराष्ट्र की। 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है और झारखंड में भी चुनाव होना है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए आपको महाराष्ट्र की बता देते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त कैसे बैठकों का दौर चल रहा है। एक तरफ जहां एनडीए के अंदर बैठकों का दौर चल रहा है, शिंदे की पार्टी का क्या रोल होगा, अजित पवार की पार्टी का क्या रोल होगा, बीजेपी का क्या रोल होगा, ये सब कुछ चर्चा की जा रही है। सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा 288 विधानसभा चुनावों के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और जो शरद पवार हैं उनकी बैठकें लगातार जारी हैं। उद्धव ठाकरे की बैठकें लगातार जारी हैं। उद्धव ठाकरे जो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि जीत उन्होंने दर्ज की है तो बड़े भाई की भूमिका में वो रहेंगे और उन्हें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। कैसे सारे समीकरण बैठेंगे, इस पर आगे करेंगे चर्चा, लेकिन आइए आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने। आणि आपले काही लोक सुट्टीचा आनंद घ्यायला गेले, बोले 3 दिवस सलग सुट्ट्या येणारच आहेत ना, 400 पार मोदीजी तर आणणार. म्हणजे बघा, याच्यातून शिकण्यासारखं आहे. तुम्ही जर 80% नाही 60% मतदान केलं असतं तरी सुद्धा आपल्या 40 जागा आल्या असत्या. तो एकनाथ शिंदे बता रहे हैं कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी को नुकसान क्यों उठाना पड़ा। कह रहे हमारे वोटर्स छुट्टी पर चले गए थे, सबको ये लग रहा था कि बीजेपी जीतेगी और इसीलिए वोटर्स ने अपना मन बना लिया था, घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, ये वजह तो बता रहे हैं एकनाथ शिंदे। समीर जी, इसके अलावा भी बहुत सारी वजह है महाराष्ट्र में जो चर्चा का विषय बनी हुई है। अजित पवार को लेकर, एकनाथ शिंदे को लेकर, बीजेपी क्या करेगी इन विधानसभा चुनावों में, कैसे जो सिटबैक हुआ है उसे कैसे ठीक करेगी। देखिए, एकनाथ शिंदे अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि वोटर छुट्टी पे चले गए थे इसलिए ये परिणाम आया। मुझे लगा जिस तरीके से परिणाम आया कि महाराष्ट्र की जनता ने तय कर लिया कि 5 साल एकनाथ शिंदे को छुट्टी पर भेजना है। ये परिणाम तो यही बताते। अगर भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर अगर नहीं टिकती, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती, एकनाथ शिंदे बुरे प्रदर्शन करते, अजित पवार बुरे प्रदर्शन करते, तो भारतीय जनता पार्टी कह सकती थी कि हमारा वोटर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अब सीटों पर 228 सीटों में से 11 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन भी बहुत बुरा रहा है इस बार, तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर भी छुट्टी पर चले गए, सिर्फ एकनाथ शिंदे के वोटर छुट्टी पर नहीं गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। 40 सीटों तो आपने किसी तरीके से लोकसभा चुनाव में बांट ली, 288 सीटों का जो समीकरण है और जिस तरीके से जातिगत समीकरण महाराष्ट्र के अंदर है, जिस तरीके से मराठा आंदोलन चल रहा है, जिस तरीके से ओबीसी फैक्टर भारतीय जनता पार्टी से मराठा मुख्यमंत्री के कारण और मराठा आंदोलन के कारण भारतीय जनता पार्टी से नारा चल रहा है, उसको पार्टी कैसे मनाएगी। अजित पवार नवाब मलिक को लेकर साथ में बैठक में आते हैं भारतीय जनता पार्टी, जिससे नाराज है, तो आप उसको कैसे एडजस्ट करोगे, ये भी वाली देखने की बात होगी। मुझे लग रहा है कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में 150 से 170 सीटों के बीच लड़ना चाहती है और एकनाथ शिंदे और अजित पवार को बाकी सीटें देना चाहती है। मुझे लग रहा है सीटों डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत झगड़ा होगा। अगर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो भी जाता है तो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता उसे कैसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एक शिंदे जो उद्धव ठाकरे की एक शिवसेना हुआ करती थी, एक शिवसेना, तब बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि आपस में सीटें पड़ती थी। कार्यकर्ता को पता रहता था कि इस सीट से इस सीट से उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार लड़ेगा या भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन जिस तरीके से अब शिवसेना टूट चुकी और एकनाथ शिंदे के पास आ गई है, उद्धव बाला साहब ठाकरे अलग चुनाव लड़ेंगे, तो अब जिनके टिकट काटे जाएंगे उनके पास दूसरे पार्टी के पास जाने के ऑप्शन रहेंगे। तो यह बहुत आसान चुनाव नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, एकनाथ शिंदे के लिए और अजित पवार के लिए। मुझे लग रहा है लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है, लगभग वैसा ही चुनाव विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इस बार सरकार का बचना बेहद मुश्किल है महाराष्ट्र के अंदर। मुझे लग रहा है सरकार उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस मिलकर बनाने की स्थिति में फिलहाल साफ नजर आ रहे हैं। आने वाले 40 दिनों के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा चमत्कार वहां करती है, मुख्यमंत्री बदल देती है या यह कह देती है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि पहले आपको नाम बताना पड़ेगा। अगर आप एकनाथ शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ते हो मुख्यमंत्री के रूप में, तो यह तय है कि इनकी हार होगी। क्या देवेंद्र फडणवीस के लिए कहा जाएगा कि सत्ता आने पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे? तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा जो झगड़ा है वो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर होगा, टिकटों के नाम पर होगा। और जिस तरीके से ओबीसी वोटर्स शिफ्ट हो गए जो
मराठा आंदोलन महाराष्ट्र के अंदर चला है मनोज जगाड़े के नेतृत्व में, और वो फिर चल रहा है अभी, तो कैसे ओबीसी लीडर्स को भारतीय जनता पार्टी साथ कर लगती है ये देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है बहुत आसान नहीं होने वाला है। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने 25 राज्यों के लिए संगठन प्रभारी नियुक्त किए, हालांकि महाराष्ट्र के लिए अभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया संगठन प्रभारी, चुनाव प्रभारी तो भूपेन्द्र यादव को बना दिया और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव को बनाया है। लेकिन जो सूची जारी हुई 2 दिन पहले, उसमें उन्होंने हरियाणा के लिए चुनाव प्रभारी सतीश पुनिया को बना दिया है, जम्मू कश्मीर के लिए तरुण चुग को बना दिया है, और तीसरा जो राज्य है उसके लिए भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। सिर्फ महाराष्ट्र के लिए अभी संगठन प्रभारी नहीं दिया है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी किसी अच्छे नेता को लाने की इसमें होगी, संगठन की बैठकें हो रही है, मुझे लग रहा है इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जैसा समीर जी ने फिलहाल कहा, आसान नहीं है महाराष्ट्र, जैसा समीर जी ने कहा विजय जी, आसान नहीं है। और अभी हम यूपी पर चर्चा कर रहे थे कि मंथन तो चल रहा है लेकिन कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वही तो महाराष्ट्र में भी है। चुनावों के नतीजों के बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि पार्टनर बीजेपी क्या बदल देगी, अजीत पवार का क्या होगा, अजीत पवार को क्यों बीजेपी ढो रही है, जब पूरी तरीके से नाकामी साबित हुए अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन कोई स्टेप बीजेपी ने अभी तक उठाया नहीं है महाराष्ट्र में। जी, समीर जी ने जिस तरह से कहा ना, समीर साहब जो हैं महाराष्ट्र को बहुत बेहतर तरीके से और पूरे एक एक सीट को जानते हैं, और उन्होंने अलार्म नहीं बजाया, उन्होंने तो इमरजेंसी बटन दबा दिया है। लेकिन वो इमरजेंसी बटन जो है ना, बहुत मुश्किल वाली बात है। मुझे अभी याद आ रहा है शिंदे साहब जो कह रहे थे वोटर्स छुट्टी पर चले गए, और समीर जी ने उसका बहुत अच्छे से मैसेज दिया कि वो शिंदे साहब को छुट्टी पर जाने की करे। लेकिन 4 दिन पहले ही शिंदे साहब ही कह रहे थे, याद होगा समीर साहब को भी, कि ये जो 400 का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया उसकी वजह से हम हार गए, क्योंकि वो नैरेटिव जो है वो नेगेटिव उतरा। खैर, अब ये बहानेबाजी चलती रहेगी। लेकिन और फिर महाराष्ट्र की राजनीति में जो सबसे ज़्यादा पूरा रायता फैला है वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस जैसे जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। समीर जी के कहने पे एकनाथ शिंदे क्या फिर से उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं देवेंद्र फडणवीस के अंडर में? तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है। और वहाँ इतनी सारी पार्टियां और इतने सारे इक्वेशंस हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को भी काम करना है। भारतीय जनता पार्टी क्या, जो लड़ाई उद्धव ठाकरे से लड़ रही थी बड़े भाई बनने की, एकनाथ शिंदे साहब लोकसभा के चुनाव में तो मान गए कि बोले कि भाई सेंटर की पार्टी है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हैं। ये मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में तो कहेंगे भाई हमारी लड़ाई है ना ये। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में एकनाथ शिंदे कम सीटों पर, मतलब ये जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटों पर, लेकिन कम सीटों पर लड़ाना और उसके लिए राजी करना शिंदे साहब के लिए बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उनको वो मना लें। अजीत पवार की तो भूमिका को लेकर अभी संघ प्रमुख साहब ने भी और संघ के भी कई बड़े अधिकारियों ने जो चर्चा की, अशोक चौहान साहब को लेकर क्या होगा, नवाब मलिक की जो मीटिंग में अभी 2 दिन पहले वो आए थे अजीत पवार साहब के साथ, तो वो इतने सारे इक्वेशंस हैं और बहुत सारे लोगों के पास रास्ता खुला हुआ है कि वो शिंदे से अजीत उसमें चले जाएं, उद्धव साहब के पास चले जाएं, या अजीत पवार से शरद पवार के पास चले जाएं, या भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि वो देखें कि यहाँ जगह नहीं है तो क्या हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और उस पर बड़े लेवल पर मुझे लगता है सर्जरी की ज़रूरत है। और सर्जरी से पहले एक क्या कहना चाहिए, एमआरआई की ज़रूरत है और सीटी स्कैन की ज़रूरत है और पैट स्कैन की ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी को। पहले वो हो जाए फिर डायग्नोस शुरू करें। अभी डायग्नोस के लिए बीजेपी बैठकें तो कर रही है, लेकिन क्या कर पाई है, बीमारी का पता लगा पाई है? एक तरफ तो ये सवाल है आरती जी, लेकिन अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो उनके लिए भी राहें बहुत आसान है, ऐसा तो नजर नहीं आता। वहां भी अपने दल कांग्रेस हो, वो भी अपने आप को मजबूत दिखा रही है, उद्धव ठाकरे अपने आप को मजबूत दिखा रहे हैं, मध्यस्थता जरूर करेंगे शरद पवार, लेकिन क्या उनके लिए आसान होगा सीटों का बंटवारा? बिल्कुल आसान नहीं होगा। इनफैक्ट मैं एग्री करती हूँ विजय जी के साथ कि यहाँ पे महाराष्ट्र के एक्सपर्ट तो समीर जी है, लेकिन जहाँ तक एमवीए की बात है, ये बहुत क्लियर है कि उद्धव के लिए रास्ता बहुत आसान नहीं है, क्योंकि शिवसेना इनफैक्ट जो भी पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र में हुआ और शिवसेना इतनी बड़ी एक फोर्स थी, उसको टूटने के कारण जो नई नई इक्वेशंस डेवलप हुई है उसमें उद्धव को खुद भी कहीं ना कहीं डर तो ये होगा कि उनका जो फ्लॉक है वही वो कहीं ना टूटे और वो शिंदे जी के साथ जाए। और ये भी हो सकता है कि शिंदे जी के ही लोग शायद उद्धव जी के पास जाने की सोच रहे हो, लेकिन ये नहीं है कि शिवसेना जो जितनी ताकतवर थी एक टाइम पे वो आज उस हालात में नहीं है। दूसरा कि शरद पवार के भी बारे में हमें मालूम है कि वो कमज़ोर पड़ गए हैं, उनकी भी उतनी ताकत नहीं है। अजीत पवार इनफैक्ट ये बहुत किसी न किसी तरीके से मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर देखें एनसीपी के दोनों फैक्शंस जो है
उतनी जो उनकी ताकत हुआ करती थी, अब वो ताकत नहीं दिख रही। इसलिए उद्धव के लिए भी रास्ता आसान नहीं है। और कांग्रेस इस सब में, क्या कांग्रेस कहीं अपने आप को आगे बढ़ा पाती है? क्या वो अपने लिए एक बड़ी ओपनिंग देख पा रही है महाराष्ट्र में? ये भी देखना होगा। तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस शिवसेना के लिए है, खास करके उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि वही माने जाते हैं कि वो असल हकदार थे, शिवसेना के एयर थे। तो मुझे लगता है उनके लिए बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। और उनको इस वक्त मुझे लगता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खींचने की कोशिश करेंगे सब पार्टियों में से। उद्धव ठाकरे तो ये कोशिश करेंगे, लेकिन चर्चा अनंत जी उद्धव ठाकरे को लेकर भी बड़ी चल रही थी कि पुराने दोस्त मिल जाएंगे क्या, फिर जो टूटे दिल थे वो एक हो पाएंगे क्या, जो नाराजगी थी वो खत्म हो जाएगी क्या। उद्धव ठाकरे के जो तेवर महाराष्ट्र में हैं और जिस तरीके से वो बता रहे हैं बार बार, गाहे बगाहे, चाहे इशारों में ही बताएं, लेकिन बता देते हैं कि जीत अगर कांग्रेस की हुई है इस वजह से क्योंकि उद्धव ठाकरे उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हुए थे, उनके कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। तो क्या कोई अदला बदली देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव के पहले रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस वहां होने की संभावना है, क्योंकि अभी आप देखिए जिस प्रकार से महायुति की बात हो रही है कि टिकट बंटवारे में उनको दिक्कत होगी, वही समस्या इधर महाविकास अघाड़ी में भी है। अभी कल कांग्रेस पार्टी ने पूरे 288 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए कार्यकर्ताओं से एप्लीकेशन इनवाइट कर लिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम 288 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं का चयन करेंगे। ये लड़े ना लड़े, लेकिन एक प्रेशर टैक्टिक्स हो सकता है, एक दबाव बनाने की राजनीति हो सकती है कांग्रेस पार्टी की। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो शिवसेना उबाटा उद्धव बाला साहब ठाकरे, वो शिवसेना उद्धव सेना जो है वो साइलेंटली महाराष्ट्र के हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुड़ गई। उनकी पार्टी के एक नेताओं ने समाचार पत्रों को बताया है कि जो ग्रेजुएट्स हैं और जो टीचर्स हैं उनको थैंक्स गिविंग करने के लिए कि महाराष्ट्र के एमएलसी या जो क्या कहते हैं उसको विधान परिषद के चुनाव में जिस प्रकार से आपने हमारी पार्टी को सपोर्ट किया उसके लिए धन्यवाद देने के क्रम में तो वो जनता तक रीच आउट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है शरद पवार जिस छोटे से इलाके के नेता हैं, वो एक हिस्से के 3-4 जिलों के जिधर उनका प्रभाव है उधर वो अपनी राजनीति करते हैं और उनका प्रभाव है, उसमें उनको वहाँ के लोगों का उनको व्यक्तिगत संबंध है, सबके नाम याद है। बल्कि शरद पवार के बारे में तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि हवाई हेलीकॉप्टर से भी अगर किसी वो अपने इलाके में उड़ते हैं तो ऊपर से बता देते हैं कि नीचे ये गाँव है और इस गाँव का सरपंच ये है। तो उनका उस इलाके में पकड़ है। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी इन सब से अपने आप को कैसे उबारेगी। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ी चुनौती है अब वहाँ नेतृत्व का भी संकट है भारतीय जनता पार्टी में। अब देखिए देवेंद्र भाई कह रहे हैं कि देवेंद्र जी को कि आप मुख्यमंत्री बन जाएं। अब देवेंद्र फडणवीस ने तो इस्तीफा दे रखा है। अब उनकी तो रुचि नहीं हो, तो जिम्मेदारी ले चुके हैं हार की, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस, कहीं मर्जर हो सकता है कि कोई शिवसेना भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हो सकती है, अजित पवार अपने चाचा के पास वापस लौट सकते हैं। तो मुझे लगता है 1 आध महीने में महाराष्ट्र की स्थिति साफ होते हुए दिखाई पड़ सकती है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब जो नारे लगे थे उस समय 92 में जब नारे लगते थे बहुत हुआ सम्मान, तो अब उसी नारे पर आगे बढ़ना चाहिए कि अब बहुत हो गई गठबंधन की राजनीति, अब हमें अकेले चलना चाहिए महाराष्ट्र में। ठीक है, एक बार सेटबैक लग जाएगा, लेकिन उनका जो चुनौतियां समीर जी ने 1-2 बताई कि उनके सामने है महाराष्ट्र वो ओबीसी वाली और जरांगे का जो एजिटेशन है उस पर कैसे करते हैं ये उनके सामने चुनौती। तो राजनीति में अगर चुनौती ना हो तो फिर वो तो मतलब नौकरी हो जाएगी ना कि आप 10 बजे पहुंचे, लंच टाइम हुआ, 1 से 2 आपने लंच किया, फिर 5 बजे आपने उठाया बस्ता घर आ गए, 30 तारीख को सैलरी आ गई। तो राजनीति इससे भिन्न है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों पर विचार कर रही होगी और करना भी चाहिए। लेकिन इसमें एक लाइन में जोड़ दूं, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चुनौती है ना, जो उत्तर प्रदेश में या गुजरात में नहीं है, गुजरात में वो ये है कि जो महायुति के अलावा जो महाविकास अघाड़ी की पार्टी है उसमें नेता हैं। कांग्रेस के पास नाना पटोले है, वहाँ पर शरद पवार साहब हैं, वहाँ उद्धव ठाकरे है। तो एक मजबूत
क्षेत्रीय नेता उसके पास विपक्षी गठबंधन में हैं, तो उनसे लड़ाई लड़ाई। गुजरात नहीं है कि आप गुजरात में कोई नहीं है तो सारी की सारी आपने 156 सीटें हासिल कर महाराष्ट्र ली। की लड़ाई की बात आप कर रहे हैं, चुनौती आप बता रहे हैं, ऐसी तो चुनौती विजय जी हरियाणा में भी इस बार तो है ना, भारतीय जनता महाराष्ट्र, पार्टी के लिए। हरियाणा और झारखंड तीनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी को इन नेतृत्व की जो चुनौतियां हैं उनसे झेलना पड़ेगा। और झारखंड में तो भारतीय जनता पार्टी पे कोई बड़ा नेता ही नहीं है, मरांडी साहब को कह लें, लेकिन हेमंत सोरेन जेल से निकलने के बाद ज़्यादा मजबूत तरीके से ज़्यादा आदिवासी मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। और कांग्रेस को तो हरियाणा में आपने देख ही लिया कि हुड्डा साहब ने जिस तरह से अभी लोकसभा चुनावों में 5-5 कर दिया, तो उसका भी एक बड़ा तैयारी। और हुड्डा साहब बहुत लंबे समय से, हालांकि वहाँ पर भी कांग्रेस में बड़े झगड़े हैं चल रहे हैं, सबके हैं, एक लाइन जोड़ दो उसमें। सर झारखंड का आप जिक्र कर रहे हो तो वहां पर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन में एकनाथ शिंदे देख रही है। तो फिर वो सर एकनाथ शिंदे ही होंगे, फिर वो एकनाथ शिंदे ही तो हुए। तो फिर मरांडी जी को नहीं बनाना चाहते आप वहां मुख्यमंत्री? मुझे लगता है कि मरांडी, अर्जुन मुंडा, इन सब तरह के लोग हैं उनके पास। झारखंड में ठीक ठाक आदिवासी नेतृत्व है, और जिस प्रकार से वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उनको जिस प्रकार से यहाँ की राजनीति से हटाकर गवर्नर बना दिया गया, राजभवन भेज दिया गया, मैं उसको राजनीति से हटाना ही मानता हूँ। तो उस प्रकार से अगर आप देखें तो मरांडी बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी और संघ से दीक्षित बीच में भटक गए थे, कहीं कहीं चले गए थे, तो वो नेता, उनकी अपनी एक फॉलोइंग है, लेकिन अब उनमें कितना जज्बा बचा है ये देखने वाली बात होगी, फाइटिंग स्पिरिट। क्योंकि विजय जी ने सही कहा कि जब हेमंत जेल से बाहर आए तो उनके साथ एक संवेदना का भी फोर्स जुड़ गया है लोगों की, उनके, क्योंकि भारत की जनता जो है पीड़ितों के साथ खड़ी होती है। विक्टिम जो होता है उसके साथ जनता का ऐसे ही सहानुभूति हो जाती है, तो वो विक्टिम कार्ड के साथ चुनाव प्रचार में जाएंगे वहां। तो मुझे लगता है कि हेमंत के सामने मुकाबले के लिए बड़े सीजन्ड लीडर हैं ये। और हेमंत का एक और फायदा हुआ सर कि उनके परिवार की जो दिक्कतें थी वो इनके जेल जाने के साथ साथ साफ हो गई। वो जो उनकी भाभी का मसला था, वो सारा भी झगड़ा खत्म हो गया, परिवार का झगड़ा खत्म हो गया। अब ये सर्वमान्य नेता के तौर पे हो गई। दुर्गा सोरेन जो उनको कभी-कभी, हाँ, दुर्गा सोरेन मतलब गुरुजी के, शिबू सोरेन के जो उत्तराधिकारी, वो लाइन स्पष्ट हो गई कि अगर हेमंत जेल जाएंगे तो कल्पना बनेगी। तो अब सारे झगड़े भी निपट गए हैं, तो चुनौती तो है वहां। लेकिन प्राची, एक सवाल मैं आनंद जी से समझना चाहता हूं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को समझते हैं। जो तीनों राज्यों का हमने चर्चा किया, वहां तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की, खासतौर से मोदी सरकार ने एक प्रयोग किया था। हरियाणा जाटों का आधिपत्य वाला इलाका है, वहां पे नॉन जाट चीफ मिनिस्टर बनाया। वो महाराष्ट्र जो है मराठों का इलाका था, वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने नॉन मराठा को चीफ मिनिस्टर बनाया, मतलब एक तरह से ब्राह्मण को बनाया। और झारखंड में रघुवर दास जो नॉन आदिवासी थे उनको बनाया। अब तीनों ही जगह स्थितियां बदल रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पहले वाले प्लान को रीथिंक करने की सोच रही है? क्योंकि वो चले गए हैं, खट्टर साहब चले ही गए हैं, रीथिंक तो हर जगह कर ही रहे हैं, मंथन तो चल ही रहे हैं आनंद जी। लेकिन झारखंड में भी देखिए ना, हरियाणा में कहाँ उन्होंने जाटों को बनाया है, ओबीसी मुख्यमंत्री दे दिया ना। तो ओबीसी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जाट की राजनीति नहीं करेगी। तो उनको पता है कि जाट हुड्डा के साथ जुड़ा हुआ है बड़ा वोट बैंक। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तो गैर जाटों की राजनीति के कारण सत्ता में आ रही है। ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक, बिल्कुल इसके अंदर ओबीसी का बड़ा वोट बैंक है। और झारखंड की बात है तो देखिए, झारखंड में तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा गलत निर्णय रहा था रघुवर दास को बनाना। सरोज राव इतने बड़े नेता थे, उनका विरोध कर रहे थे। सरोज राव ने कहा कि आप मुख्यमंत्री बदलिए, नहीं बदलिया। सरोज राव निर्दलीय लड़े चुनाव और मुख्यमंत्री को उन्होंने हरा दिया सरोज राव ने। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंस था उस समय। अब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है। हालांकि जिस तरीके से अभी परिणाम आए कि आदिवासी 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई वहां पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जीती है, तो बहुत आसान नहीं होगा। आप देखिए, आप मधु कोड़ा की पत्नी को लेकर आते हैं कांग्रेस से, वो चुनाव हार जाती है। आप शिबू सोरेन की बहू, मतलब हेमंत सोरेन की भाभी को आप सीता सोरेन लाके वो चुनाव हार जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे आदिवासी नेता को अपने यहाँ लेकर आ जाओगे तो चुनाव जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को अपने कैडर पर ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा। आप दूसरे पार्टी के नेता लाकर जिताओगे तो मुझे लग रहा है अब कैडर से स्वीकार करने की स्थिति के अंदर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर ज्यादा भरोसा करना होगा। अब झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र की राजनीति की तो चर्चा हो गई। आरती जी, अब जम्मू कश्मीर के बारे में आप समझाइए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने जा रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर का ये चुनाव कितना दिलचस्प होगा? बीजेपी वहां क्या कुछ हासिल करने की भूमिका में आपको नजर आ रही है? देखिए, बीजेपी का ओवरऑल अगर हम देखें जो लोकसभा में रिजल्ट आया,
पहले तो उन्होंने कश्मीर में अपने आप को टेस्ट किया नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई फील्ड ही नहीं किया कश्मीर में। इंडिया अलायंस के इनफैक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही लगभग डोमिनेट किया इलेक्शंस को कश्मीर में, सिवाय कि नॉर्थ की जो सीट थी वो वहाँ उमर अब्दुल्ला हार गए। लेकिन जम्मू में हमने देखा कि 2 सीटों पे अपनी जीत बरकरार की बीजेपी ने, और वहीं से मुझे लगता है कि बीजेपी को ये कॉन्फिडेंस होगा कि वो असेंबली इलेक्शंस में भी अच्छा करेंगे, क्योंकि वो एक हिंदू सेंटिमेंट है, वैसे ही जम्मू जो है हिंदू डोमिनेटेड है, तो वो वहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल मानेंगे। लेकिन क्या वो इस सिचुएशन में होंगे कि वो किसी के साथ गठबंधन करके वहाँ सरकार बनाए, उसकी पॉसिबिलिटी आज की डेट में कम लग रही है। और यही लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके जो एलाइज होंगे उसमें इनफैक्ट ज़मीनी सतह पे तो ये भी बात हो रही है कि उनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस इनफैक्ट जम्मू से शायद अच्छा कर पाएगी, क्योंकि जम्मू रीजन के कई सारे मसलों की वजह से इनफैक्ट हमने कई पिछले 1-2 सालों में हमने देखा कि आतंक जो थिएटर है वो कश्मीर से शिफ्ट होके जम्मू आ गया है, और उसकी वजह से काफ़ी रिजेंटमेंट है, आक्रोश है जम्मू के लोगों में। दूसरी बात, जो डेवलपमेंट कश्मीर में हमेशा पिछले 75 साल में हुई, वो उस तरह की डेवलपमेंट जम्मू ने नहीं देखी है। जम्मू के लोगों को इनफैक्ट ये भी लग रहा है कि 370 हटने के बाद भी उनके पास कोई ज़्यादा खास किस्म की डेवलपमेंट नहीं आई पिछले 5 सालों में, जबकि बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी को ही हमेशा इनफैक्ट कुछ 5 या 10 साल से मैं कहूँगी कि जम्मू ने पूरी तरह से समर्थन बीजेपी को दिया। तो वो सारे इश्यूज़ को लेकर मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंट होना चाहिए जम्मू के लिए। इनफैक्ट कांग्रेस के हमने देखा कि जो कैंडिडेट्स थे जो बीजेपी के साथ कंटेस्ट कर रहे थे जम्मू रीजन में, जम्मू और उधमपुर सीट्स में, उनको भी अच्छे वोट्स मिले, कोई कम वोट नहीं मिले उनको। तो इसलिए लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कश्मीर में बढ़त बना के है इस वक्त असेंबली इलेक्शन के, अगर हम लोकसभा के इलेक्शन देखें, और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ इंडिपेंडेंट जो इनफैक्ट नॉर्थ का हिस्सा जो है, जहाँ पे इंजीनियर रशीद जो आतंक के मामले में जेल में है और वो सीट जीत के आए, तो वहाँ पे नॉर्थ में किस तरह से क्या डायनामिक इमर्ज होगा वो देखना बाकी है। साथ ही साथ ये भी देखना बाकी है कि सेपरेटिस्ट जैसे मीरवाइज उमर है, क्या वो खुद डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में कि नहीं, या प्रॉक्सीज उठाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डोमिनेंट पोजीशन में है। महबूबा मुफ्ती नहीं है, इनफैक्ट वो अपनी सीट हार गई, और ओवरऑल हमने देखा कि उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी वो श्रिंक हो गई है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन हाँ, 4-5 सीट्स पीडीपी को भी मिल सकती है कश्मीर से, और एनसी लेकिन डोमिनेट करेगी। ठीक है, इस हिसाब से देखिए तैयारियां जो हैं तमाम दलों ने शुरू कर दी हैं। कांग्रेस का कॉन्फिडेंट तो हम आपको शुरुआत से ही बता रहे हैं कि राहुल गांधी 99 सीट आने के बाद पूरी तरीके से मुखर हो गए हैं, नेता विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं, सरकार पर हमला बोल रहे हैं। यूपी अगर वो आए हाथरस तो पीड़ितों से मुलाकात की, प्रशासन की लापरवाही कैसे रही ये राहुल गांधी बताते हुए नजर आए। अब राहुल गांधी ने एक कदम आगे बढ़ के हाथरस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है, और उस चिट्ठी में राहुल गांधी ये मांग कर रहे हैं कि पीड़ितों का मुआवजा बढ़ाया जाए और जो घायल हैं उन्हें मुफ्त में इलाज दिया जाए और जल्द से जल्द मुआवजा पीड़ितों तक पहुंचे। ये राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है, लेकिन बाबा पर खामोशी अभी भी तमाम दलों की बरकरार है।